बालेंद्र शाह नेपाल की केंद्रीय राजनीति में जिस तेजी के साथ ये नाम उभरा है, शायद ही किसी का उभरता होगा। मेयर पद पर बैठे रैप गाने वाले और युवाओं के बीच जनरेशन जेड की बात करने वाले लोकप्रिय नेता पर आज नेपाल की जनता या यूं कहें कि युवा आबादी पूरा भरोसा जता रही है। 35 साल का ये वही युवा है जो अक्सर अपनी रील्स के जरिए जनरेशन जेड तक पहुंचता है, जो सोशल मीडिया पर रोक का विरोध करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर आवाज बुलंद करता है, जो हिंसा के बीच जनरेशन जेड से कहता है देश तुम्हारे हाथ में है, अब घर जाओ। बालेंद्र शाह को अब नेपाल का नया पीएम बनाने की मांग उठने लगी है। जनरेशन जेड अब उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखने लगी है। तख्ता पलट के बाद तो ये सवाल भी उठने लगा है कि अगर बालेंद्र नेपाल के पीएम बने तो भारत के साथ नेपाल के संबंधों का क्या होगा। आखिर बालेंद्र की भारत को लेकर क्या सोच है। बालेंद्र के पीएम बनने से भारत को फायदा होगा या नुकसान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। भारत को लेकर क्या है बालेंद्र का रुख। बालेंद्र काठमांडू के मेयर हैं, वह भारत को लेकर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहे हैं। ये वही नेता हैं जिन्होंने करीब 2 साल पहले हिंदी फिल्म आदिपुरुष को लेकर अपनी आपत्ति जता दी थी। उनका कहना था कि फिल्म में माता सीता को भारत की बेटी कहना गलत है। इसी के साथ उन्होंने नेपाल में हिंदी फिल्मों को पूरी तरीके से बैन करने की भी मांग कर दी थी। नेपाल के युवाओं के लिए ये बात इसलिए भी चौंकाने वाली रही क्योंकि वहाँ बॉलीवुड और ख़ास तौर पर हिंदी फिल्मों की ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है। बालेंद्र ने काठमांडू में हिंदी फिल्मों को चलाने पर भी सवाल उठा दिए थे। इसी के चलते उन्होंने खूब सुर्खियाँ बटोरी। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब मेयर बालेंद्र ने भारत को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी। वह इससे पहले भारतीय संसद में लगे अखंड भारत के नक्शे पर भी आपत्ति जता चुके थे। उनका कहना था कि नए संसद भवन में लगे भारत के नक्शे में बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ही ग्रेटर नेपाल के कई हिस्सों के भी नक्शे थे। इन्हें बिहार, यूपी और हिमाचल का हिस्सा बताया गया था। वह नेपाल की पूर्व सरकार को भारत का दास भी बता चुके हैं। बालेंद्र अक्सर भारत के विरोध में बयान देकर सुर्खियां बटोरते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर्नाटक की विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से की है। अब भले ही बालेंद्र शाह ने पढ़ाई भारत से की हो, लेकिन अगर नेपाल की सत्ता में आते हैं तो फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। बालेंद्र युवा है, वह फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी की बात करने वाले लीडर हैं। भारत को भी कूटनीतिक रूप से एक स्थिर पड़ोसी और बेहतर नेतृत्व की जरूरत है। वह भारत के साथ व्यापार और कूटनीतिक रिश्तों को बेहतर बनाने पर काम कर सकते हैं। नेपाल में सरकारें स्थिर नहीं रही हैं। यहाँ 17 साल में 14 बार सरकार बदल चुकी है। अगर बालेंद्र नेपाल को स्थिर नेतृत्व देने में सफल होते हैं तो भारत के लिए भरोसेमंद सरकार के साथ काम करना आसान होगा। यदि बालेंद्र चीन की तरफ झुकने के बजाय संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे तो भारत को रणनीतिक फायदा भी हो सकता है। अब बात करते हैं बालेंद्र अगर पीएम बनते हैं तो नुकसान क्या होगा। लोकल मुद्दों पर जोर देने वाले बालेंद्र राष्ट्रवादी तेवरों को लेकर मुखर हो सकते हैं। इससे वह ये नैरेटिव सेट कर सकते हैं कि भारत हमारे किसी मामले में दखल ना दे। नेपाल में पहले भी नक्शा विवाद काफ़ी चर्चित रह चुका है। बालेंद्र नक्शा विवाद को बढ़ा सकते हैं। वह पिछले साल फरवरी में यूएस एम्बेसडर से भी मिल चुके हैं। अगर बालेंद्र अमेरिका या चीन पर स्थिति दिखाते हैं तो भारत को कूटनीतिक झटके के आसार बन सकते हैं। इसी के साथ भारत नेपाल के बीच कई समझौते हो चुके हैं, जैसे 1950 की संधि। इसके तहत भारत नेपाल के बीच शांति और मैत्री समझौता हुआ था, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर बने थे। अगर बालेंद्र शाह इनकी समीक्षा या रद्द करने की कोशिश करें तो रिश्ते तनावपूर्ण हो सकते हैं। वह अपनी लोकप्रियता के लिए भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ सकते हैं तो दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ भी सकते हैं। अगर बालेंद्र शाह पीएम बनते हैं तो भारत की बेहद सावधानी के साथ नेपाल से रिश्ते रखने होंगे। भारत को नेपाल के लिए रणनीतिक तौर पर विशेष नीति बनानी होगी। अगर कौन है ये बालेंद्र शाह? बालेंद्र शाह का जन्म 1990 में नेपाल के काठमांडू के नरदेवी में मैथिल मूल के एक मधेसी परिवार में हुआ था। नेपाल से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने के बाद वह मास्टर डिग्री के लिए भारत भी आए। वह नेपाल के हिप हॉप कल्चर में रैपर और म्यूजिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। अपने म्यूजिक में भी वह करप्शन जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं। अपनी पॉपुलैरिटी के बाद बालेंद्र ने राजनीतिक रास्ता चुना। उन्होंने 2022 में काठमांडू के मेयर का
चुनाव लड़ा और ख़ास बात ये रही कि वह स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे। इस चुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया था। उन्होंने दिग्गज उम्मीदवारों को पीछे छोड़ लगभग 61,000 वोटों से फतेह हासिल की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।